हाँ। ओके सर।
चलिए जरा कॉपी बाद में करिएगा, स्टॉप राइटिंग प्लीज, कॉपी मत करिए, पहले समझ लीजिए, मैं लिखने का आपको टाइम दूंगा। NaCl में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये बता दीजिए मुझे, बोलिए बताइए भाई। डिसॉल्व होता है। प्रोडक्ट किट बताएंगे एक्वियस क्यों भाई, NaCl बनेगा। क्या बनेगा? एक्वियस NaCl। एक्वेस NaCl बनेगा। और किसी को कुछ बोलना है? So salt solution. सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। अगर आप सब लोग यही सोचते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि NaOH और HCl बनेगा तो वो गलत है। हमें सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन मिलता है। तो एक्चुअली अगर सॉल्ट सोल्यूशन मिला, गाइस सॉल्ट सोल्यूशन तो बना, लेकिन सॉल्ट और वाटर के बीच में रिएक्शन क्या हुआ ये बता सकते हैं? बताइए। सुन पा रहे हैं भाई? यस सर। क्या रिएक्शन हुआ बताइए। आदित्य, आदित्य, अग्निव, अग्निव, अकमल, यस सर। बताएंगे बेटा क्या रिएक्शन हुआ इनके बीच में? सर वो डिसॉल्व हो जाएगा ना सर। डिसॉल्व तो हो गया, मतलब अगर हमको केमिकली डिफाइन करना चाहें तो सॉल्ट और वाटर के बीच में कहीं कोई इंटरेक्शन तो हुआ होगा। अमोल, यस सर। क्या इंटरेक्शन होगा सॉल्ट और वाटर के बीच में? सर वो न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन क्या करोगे, सॉल्ट तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। अनिरुद्ध प्रकाश, यस सर। क्या होगा बेटा? सर उस आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, फिर फिर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन में। गड़बड़ है, चलो मैं बताता हूँ, देखिए जरा, मैंने राइट साइड में एक स्ट्रक्चर बनाया है सोडियम और क्लोराइड का। आप देख रहे हैं सोडियम को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है और Cl को भी सराउंड किया है। स्ट्रक्चर बनाते समय दो बातों को बहुत ध्यान में रखना है कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वाटर के नेगेटिव यानी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। दिख रहा है आपको? यस। Cl पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो वाटर के पॉजिटिव वाले पार्ट से कंबाइन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि नंबर जो है वो सोडियम के पास वाटर का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Cl। तो ऐसा क्यों है, सोडियम के पास ज्यादा वाटर क्यों है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ये सारे रीजन हम आपको देंगे। एक बार अब अभी पूरा पेज कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके इनके बारे में आगे समझाता हूँ। ठीक है, यस सर। करिए।
कॉपी हो जाए तो बताइए। सर व्हेन के बाद क्या लिखा है? क्या पूछ रहे हैं? व्हेन के बाद क्या लिखा है सर? व्हेन कौन सी लाइन में? अच्छा, व्हेन एन आयन इज हाइड्रेटेड। मैं लिखता हूँ, लिखा नहीं है पूरा। सर हो गया। डन सर। सबका हो गया है कॉपी? यस सर। अब देखिए, जरा समझ लीजिए सारी डेफिनेशंस क्या है। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी आयन को सराउंड कर लेता है तो इसे हम हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं, जो नीचे मैंने लिखा है, और इस टेंडेंसी को हम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है चार्ज डेंसिटी, Q बाई R। चार्ज बाई साइज रेशियो को हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं।
और ये चार्ज डेंसिटी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे। ये पॉइंट नंबर 2। फिर आता है हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि आपको दिख रहा है ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स है तो अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी फ्री होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है इस अट्रैक्शन के टाइम पे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, जिसे शॉर्ट में हमने He लिखा है। ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये भी हाइड्रेशन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी फ्री होती जाएगी। अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ नोटिस करने की है कि सोडियम और क्लोराइड में किसका साइज बड़ा है, बताइए जरा। Right. Chloride. क्लोराइड का। अब एक चीज नोटिस करिए आप, इन पे दोनों में चार्ज दोनों पे इक्वल है, एक पे +1 एक पे -1। तो Q तो अगर इक्वल है तो फिर फैक्टर क्या बनेगा? R। जिसका R ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा। तो यानी जो जितना छोटा आयन होगा उसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलिए। कम जिसका होगा. साइज छोटा होगा उसके पास वाटर मॉलिक्यूल कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम जो रिलेट करने जा रहे हैं चीजें वो इसी के साथ होंगी। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो इसी बात पे डिपेंड करेगा। देखिए, जब भी हमको हाइड्रेटेड रेडियाई कंपेयर करनी होगी तो दैट इज इक्वल टू आयनिक रेडियाई प्लस n नंबर ऑफ वाटर। n हो गया वाटर। तो अब जो डोमिनेट करेगा जब कभी हमें कंपेयर करना होगा तो हम इस n को देख करके बताएंगे कि कोई छोटा है या बड़ा है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। सर तो अगर डिग्री डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को। ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो नंबर ऑफ वाटर भी ज्यादा होगा। ओके सर।
ये आप पूरा ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस बताता हूँ इसमें। हो गया सर। सबका बन गया? सर 1 मिनट, हाँ, सर 1 मिनट। करिए, जल्दी करिए। सर हो गया। देखिए जरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लिथियम और सीजियम में बड़ा कौन है, आयनिक रेडियाई किसकी ज्यादा है, बताइए। सीजियम का ज्यादा। सीजियम का। तो डाउन द ग्रुप हम क्या बोले, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन देखना है। लिथियम के पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कि सीजियम के पास ज्यादा होंगे? बोलिए। लिथियम के पास। लिथियम के पास। हाँ, क्योंकि हमने आपको बताया था Q बाई आर देखना है, Q तो सेम है तो R देखना पड़ेगा। तो ये आपका डिक्रीज हो गया। इसके बाद आता है हाइड्रेशन एनर्जी। जिसने जितना डिक्रीज। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लिया होगा वो उतना ज्यादा एनर्जी फ्री करेगा। तो क्या होना चाहिए? डिक्रीज। डिक्रीज। अब आता है हाइड्रेटेड रेडियाई। ये आपको मैंने बताया था कि आयनिक रेडियाई प्लस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली में जिसके पास ज्यादा वाटर होंगे वो ही बड़ा होगा। तो बताइए जरा, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, या पहले लिथियम और सीजियम में से किसके पास ज्यादा वाटर होगा? लिथियम के लिथियम। लिथियम के पास। तो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज। 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 अब आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखने के लिए हमको मोबिलिटी देखना पड़ता है कि कौन कितना फास्ट भागता है, और मोबिलिटी देखने के लिए हमको देखना पड़ता है साइज। क्योंकि जिसका साइज कम होगा वो ज्यादा तेज भागेगा। ये हो गया आपका। तो जिसका साइज बड़ा होगा वो स्लो हो जाएगा। तो लिथियम और सीजियम में से फास्ट कौन है? लिथियम। लिथियम। तो क्या होगा ये? डिक्रीज। डिक्रीज। अब जब आपसे एक्वस पूछ रहा है तो हमको एक्वस वाला साइज देखना होगा। एक्वस वाला साइज कौन सा है? हाइड्रेटेड रेडियाई।
तो अब इसको देख करके आपको आंसर देना है कि एक्वस मीडियम में क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज होगा। डिक्रीज होता है। इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया सबको? क्यों भाई? यस सर। करिए कॉपी इसको। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। अब इसी टेबल में कंटिन्यूएशन में जाना है। मैं आगे का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। सेम आपको बताना है, पहले आयनिक रेडियाई फिर आगे की सारी चीजें। कॉपी करके आंसर दीजिए।
हो गया भाई सॉल्व? Yes, sir. यस सर। चलिए बताइए आंसर। पहले वाले में आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा? Decrease. हाँ, किस होगा? डिक्रीज। फिर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। पक्का? हाँ सर। हाइड्रेशन एनर्जी? इंक्रीज होगा। हाइड्रेटेड रेडियाई? इंक्रीज होगा। कंडक्टिविटी? इंक्रीज होगा। इंक्रीज। और एक्वस में डिक्रीज होगा। तो पूरा का पूरा उल्टा ही हो गया है, ऑर्डर रिवर्स हो गया है पहले वाले से। कॉपी कर लीजिए इसको। और अब मैं आपको एक्चुअल वाले क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंपैरिजन था। सर ई वाला क्या है? BE+2 BA+2।
सर आपने रेड में क्या लिखा? एक्वेस, रेड में जो लिख रहा हूँ AQU लिख रहा हूँ सब में, एक्वेस। ओके सर। सर बोलिए। सर जे वाला क्वेश्चन रीड कर सकते हैं? जे वाला AL+3 TL+3, ओके रेड से सब में एक्वेस लिखा हुआ है। ओके सर। आपको जो भी एलिमेंट्स ना आइडेंटिफाई हो पाए, पीरियोडिक टेबल आप रेफर कर सकते हैं।
भाई बाकी के लोग आंसर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आप लोगों को क्वेश्चंस? सर आ रहे हैं। करिए भाई, फटाफट करिए सब लोग।
सर हो गया। सबका हो गया भाई? Yes, sir. चलो भाई अब जरा डिस्कशन पर आते हैं। लिथियम और Li प्लस और Li में बड़ा कौन है? Li। सबका आंसर सेम है? Yes. ठीक है। K प्लस और CS में बड़ा कौन है? Yes। Na प्लस और Mg2 प्लस में बड़ा कौन है? Na प्लस। K प्लस और B प्लस 2 में बड़ा कौन है? K प्लस। वेरी गुड। इधर आ जाते हैं। Be प्लस 2 और Ba प्लस 2 में बड़ा कौन है? Ba प्लस 2। BA plus 2. Ca प्लस 2 और Li प्लस में बड़ा कौन है? Ca प्लस 2। करेक्ट। Li प्लस और Mg2 प्लस में बड़ा कौन है? Mg2 प्लस। Li प्लस। H माइनस और H प्लस में बड़ा कौन है? H minus. H माइनस। अब K एक्वस और Mg प्लस 2 एक्वस में बड़ा कौन है? Mg2 प्लस। बाकी के लोग क्या बोलते हैं? Mg2 plus. पक्का? हाँ सर। सही है। Al प्लस 3 और Tl प्लस 3 में बड़ा कौन है? Al प्लस 3। वेरी गुड। Fe प्लस 2 और Cu प्लस 2 में बड़ा कौन है? Fe प्लस 2। सोच के बोलो। अगर एक्वस नहीं होता तो बड़ा कौन होता? Fe plus 2 much. अगर एक्वस नहीं होता तो Fe2 प्लस बड़ा होता। एक्वस में Cu प्लस 2 बड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है? सर पर E/Z का रेशियो CO2 प्लस का ज्यादा आ रहा है। बेटा अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो वहां पर आपको लिखाया था अक्रॉस द पीरियड प्लस 2 का साइज डिक्रीज करता है। E/Z नहीं लगेगा, प्लस 2 का साइज डिक्रीज करता है। E/Z तब लगता था जब चार्जेस अलग अलग होते थे। तो डिक्रीज करता है। Fe प्लस 2 नॉर्मल कंडीशन में बड़ा होता है, पर एक्वस में कॉपर बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब Mn प्लस 2 और Ti प्लस 2 में बड़ा कौन है? बोलिए। ये कैसे? Sir, Mn है ना, transition Mn element. होगा। हाँ Mn होगा। फिर कॉपर और जिंक में बड़ा कौन है? Zinc usually बड़ा होगा तो यहाँ पे copper होगा. जिंक यूजुअली बड़ा कैसे होता है बेटा? अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है साइज, तो जिंक छोटा होता है। अभी यहाँ पे जिंक बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक्वस है। आप एक बार जरा नोट्स खोल के पढ़िए तो। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या था? एन वाला बताइए। स्ट्रोंशियम और बेरियम। स्ट्रोंशियम बेरियम में कौन सा बड़ा है? बोलिए। So barium. बेरियम कैसे बेटा बड़ा है? बेरियम नॉर्मल कंडीशन में बड़ा है, जब एक्वस लग जाता है तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। Fe प्लस 2 Cr प्लस 2 में बड़ा कौन है? बोलिए भाई। Fe प्लस 2। हाँ जी। अरे P के बाद Q कहाँ गया? ये रहा। Ni प्लस 2 और Ni प्लस 4 में बड़ा कौन है? Ni प्लस 4। हाँ। Pt प्लस 2 और Pt प्लस 4 में बड़ा कौन है? Pt प्लस 4। Pt प्लस 4। और Ba प्लस 2 Ar प्लस 3 में बड़ा कौन है? Al प्लस 3। परफेक्ट। Li और Ne में बड़ा कौन है? Ne।
गुड। एनी और एआर में बड़ा कौन है? AR, गुड। एफ और एनई में बड़ा कौन है? एनी NE, एफ माइनस और आई माइनस में बड़ा कौन है? आई माइनस I minus, एक्सी और एचई में बड़ा कौन है? एक्सी XE, आई माइनस आई प्लस में बड़ा कौन है? I minus, आई माइनस CO+2 CO+4 में बड़ा कौन है? CO CO प्लस 2 अरे plus 2 होगा ना सर? हाँ हाँ, एक्वस वाला दिमाग में आ जाता है। पीटी और पीडी में बड़ा कौन है? Platinum. प्लेटिनम बड़ा है। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट? सर G वाला समझा सकते हो? जी वाला आपके पास नोट्स हैं? अच्छा नहीं, नोट्स की क्या जरूरत है, ऐसे ही हो जाएगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये एडजेसेंट मेंबर है, लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम, ये है। लिथियम और मैग्नीशियम में आपको चार्ज डेंसिटी से भी करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है ना, डायगोनली रिलेटेड होते हैं। सुना है डायगोनल रिलेशन के बारे में आप? हाँ सर। हाँ, तो ये डायगोनली रिलेटेड होते हैं, इनका केस अलग होता है। कहीं भी कोई भी डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट आएगा ना तो केस अलग हो जाता है उसका, इसलिए है। तो उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, डायगोनल रिलेशन में क्या क्या चीजें सेम हो जाती हैं। अच्छा, किसी को आंसर तो कॉपी नहीं करना है ना? सर इसमें तो E/Z नहीं लगेगा। आप E/Z लगा के देखो। E/Z लगाऊंगा तो mg का ज्यादा आता है। अ, वैसे भी Li तो लाइक क्या कह रहे हैं वैसे तो? सर Li तो ऊपर है और Mg तो अक्रॉस अ पीरियड है ना, तो छोटा ही होगा ना। किसको छोटा होना चाहिए? Mg 2 प्लस तो वो मैंने भी तो वही बोला है। मैंने उल्टा बोला है क्या? आपको मैं एग्जैक्ट ना डेटा के साथ बता देता हूँ। ये 0.74 एंगस्ट्रॉम है और ये 0.72 एंगस्ट्रॉम है। अब देखो कितना स्लाइट वेरिएशन होता है, और ये बहुत कम वेरिएशन का जो हम रीजन देते हैं वो यही देते हैं कि डायगोनली सिमिलर होते हैं। आप वैल्यू भी लिख लीजिए, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती डेटा की, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं। सर तो कभी भी डायगोनल आएगा तो ऑपोजिट रहेगा। हाँ, हम आपको डायगोनल दिखाएंगे, मतलब डायगोनल तो हम आपको लिखाएंगे भी, सिखाएंगे भी। अभी तो एक क्वेश्चन दे दिया, इसे करने के लिए जब जब कभी डायगोनल आ जाए ना, तो वो शॉर्टकट वाला रूल आपको बताया था ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो छोटा होगा, तो वो वैलिड हो जाता है। बस वो शॉर्टकट कब वैलिड नहीं है? जब एलिमेंट बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर का भी देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे डी वाला एग्जाम्पल देखिए आप, डी वाले पे शॉर्टकट क्यों नहीं लगा? देखिए, बताएंगे डी वाले पे शॉर्टकट क्यों नहीं लग रहा है? एलिमेंट से दूर है। बहुत दूर है, एक सेकंड पीरियड का, एक फोर्थ पीरियड का है। तो जब एलिमेंट दूर के हो जाते हैं तब शॉर्टकट नहीं लगता है। सर तब क्या करना? तब देखो, तब तो लॉजिक है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, शेल्स ज्यादा होंगे। अगर कोई फोर्थ पीरियड का है तो ऑब्वियस ही बात है ना, उसके शेल्स ज्यादा है, हाँ सर। तो शेल ही डोमिनेट करता है अल्टीमेटली, साइज तो शेल पे ही डिपेंड करता है ना। हाँ सर। तो आंसर कैसे दिया था डी वाला फिर आपने? मैंने तो नॉर्मल में से शॉर्टकट लगाया था। अच्छा, नहीं शॉर्टकट से तो, अच्छा लगा दिया शॉर्टकट, ठीक है, बट ऐसी जगहों पे शॉर्टकट से गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर K वाला वापस समझा सकते कौन सा? K वाला आप के वाले के लिए जरा नोट्स खोलिए पहले आप, आयनिक रेडियाई, डी ब्लॉक का आयनिक रेडियाई वाला पार्ट खोलिए, हाँ सर पढ़ के बताइए क्या लिखा था आपने। decreases due to increase in EN हाँ, effective अब आप nuclear charge उसके हिसाब से Fe+2 और कॉपर में बड़ा कौन होगा?
बताइए। Fe2 प्लस बड़ा होगा। Fe2 प्लस बड़ा होना चाहिए। अब एक्वस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, हाँ। ठीक है कि नहीं? हाँ सर ठीक है। और किसी का कोई प्रॉब्लम? समझा भाई? हाँ सर। किसी का कोई डाउट है? आंसर किसी को कॉपी करना है, मैं चेंज करूं? सर तो जब रेडाई कंपेयर करते तो कौन सी सिचुएशन में क्या लगाना है? ये तो बेटा क्वेश्चन डिसाइड करेगा। मैंने इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन आपको दिए कि हर पॉसिबिलिटी कवर हो जाए। आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दीजिए जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं उसका फैक्टर समझा देता हूँ। हर बार अलग अलग फैक्टर हर जगह पे है। जहां पर आयन है वहां आयनिक रेडियाई लगा रहे हैं, जहां एटम है वहां एटॉमिक रेडियाई लगा रहे हैं, जहां एक्वस है वहां हाइड्रेटेड रेडियाई लगा रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे क्या लगना है। समझा भाई? हाँ सर। सर हाँ। सर बेरियम और एल्यूमिनियम जो आपने दिया था उसमें उसमें भी एलिमेंट्स तो दूर ही है तो कहाँ पर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बोलिए। ओ। ओ हाँ, बेरियम और एल्युमिनियम, बराबर बात है। अब हाँ देखो सर ना, तो शॉर्टकट नहीं लगाया वहां पे। हाँ सर मैं शॉर्टकट लगाया था उसके लिए। अरे तो शॉर्टकट तो गलत, आपका तुक्का लग गया फिर तो मैं बोलूंगा। देखो, आप शॉर्ट बेरियम कौन से पीरियड में आ रहा है? 6 पीरियड में। हाँ सर। एल्युमिनियम कौन से पीरियड में आ रहा है? 3rd पीरियड में। सर फिर तो नॉर्मल कंडीशन में बेरियम को बड़ा होना चाहिए। हाँ सर। अब लेकिन हाइड्रेटेड बोल रहे हैं इसलिए उल्टा हो गया। हाँ सर समझा। यहाँ पे शॉर्टकट देखो, कहीं लग जाए शॉर्टकट तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पर प्लीज जहां पर एप्लीकेबल है वहां तो मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि आप शॉर्टकट लगा दो। पर अगर आपसे मैं मना कर रहा हूँ तो आप मान जाओ इस बात को, फिर गलत होने के चांसेस है, आपको पता नहीं चलेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। बाद में एक्सप्लेनेशन आएगा एक बार जब गलत कर दोगे। तो अवॉइड करो जब इस तरीके के केसेस हो। वहां पर आप फैक्टर देखो, नंबर ऑफ शेल्स मैटर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत डिस्टेंट है तो सेल ही मैटर करेंगे। ओके सर। तो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए और एलिमेंट्स जब दूर है तब शॉर्टकट नहीं लगेगा। हाँ, शॉर्टकट नहीं लगेगा। और डायगोनल के केस में लाइक उल्टा हो जाएगा। डायगोनल में तो देखो शॉर्टकट लगा तो है। डायगोनल में देखो लग रहा है ना, Li प्लस बड़ा है कि नहीं बड़ा है? हाँ सर बड़ा। यहाँ तो शॉर्टकट लग गया ना। हमने यही तो लिखा है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वहां साइज छोटा होता है, तो यहाँ पे लग रहा है ऑलमोस्ट। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जहाँ डायगोनल होता है ना, वहाँ साइज का वेरिएशन बहुत कम होता है। ओके सर। हाँ, आप चाहें तो लिख लें, डायगोनल रेडियाई जो होती है ना ऑलमोस्ट सेम होती है, इसे ऑलमोस्ट सेम भी बोलते हैं। अगर हमारे पास ग्रेटर का साइन नहीं होता तो हम इसे सेम भी कंसीडर करते हैं, ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं हम इसे। ये चीजें मैं आपको लिखाऊंगा जब आगे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना इंडिविजुअल, तब आपको मैं ये लिखाऊंगा भी कि ऑलमोस्ट सेम होता है। सर पर हम जी के लिए शॉर्टकट लगाते तो एम जी रिजल्ट आता है। कैसे आएगा भैया, जरा शॉर्टकट पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा था। सर लिथियम के लिए चार्ज 2 होगा अरे तो मेरे, ई बाई अरे 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 शॉर्टकट जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई जेड। है? ये शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट है। सॉरी। ये शॉर्टकट नहीं है यार, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? शॉर्टकट ये थोड़ी ना है। सही बताया था और दूसरा बताया था आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयनियंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायंस। ये शॉर्टकट है, ये है शॉर्टकट, बस सिर्फ यही शॉर्टकट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, इसे शॉर्टकट बोला है मैंने, बाकी को थोड़ी ना बोला है। सर आपने आईआरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई जेड भी दिया था नोट्स में। दैट इज अ कंसेप्ट, दैट इज अ कंसेप्ट। अब देखो वो कंसेप्ट लगा के मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, N3 माइनस O2 माइनस, फिर आखिरी में मैंने बोला था इतने बड़े क्वेश्चन की जगह पर आप ये शॉर्टकट भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो वो कंसेप्ट है, E/Z आप कैलकुलेट कर रहे हो, इतना मेहनत का काम है वो तो।
लेकिन जहां पे आप चार्ज देख के आंसर बता रहे हो वो शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब नो पेन नो पेपर। अगर पेन पेपर कैलकुलेशन लगा तो फिर शॉर्टकट कहाँ रह गया? समझे? हाँ सर, तो जी के लिए वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा? जी के लिए, जी के लिए तो शॉर्टकट लगा है। वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ई बाई जेड वाला। हाँ वो नहीं लगता है क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग पीरियड के, डायगोनल हैं। आप ये बोल सकते हो कि हाँ डायगोनल वाला रूल यहाँ पर लगेगा। सर तो जब डायगोनल होगा तभी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हाँ नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स में जो है ना Li+ और Mg2+ को सेम बोला जाएगा। इस रेडियाई को हम सेम ही बोलते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने आपसे ग्रेटर देन लेसर देन बोला है, तो फिर 0.01 का भी डिफरेंस होगा तो कंसीडर करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर ऑलमोस्ट सेम और लिथियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम और सिंगल चॉइस है, तो आंसर क्या देंगे? लिथियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। हाँ। और इफ ग्रेटर देन का वाला नहीं है ऑप्शन, तब आप आंसर क्या देंगे? तब आप ऑलमोस्ट सेम बोलेंगे इसको। हाँ समझे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे आप। सर, तो अब एक्सेप्शंस लिखा देंगे, क्या चाहिए बेटा? एक्सेप्शंस लिखा देंगे इसका। इतने क्वेश्चन कराए सारे तो हो गए, बाकी जो डायगोनल रह गए हैं वो हम इंडिविजुअली कराएंगे आपको। जब हम इन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ना, तब हम इनके बारे में वहां पे आपको बताएंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो हमने बहुत सारा करा दिया आपको, बाद में इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी पढ़ना है ना हमको, तो वहां पर आएगा बाकी तो। हाँ सर, ओके। हमने अभी आपको सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट कराया था, हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, हाइड्रोलिसिस में। ये जो है मैंने आपको शॉर्टकट के लिए जो पेजेस छुड़वाए थे ना, वहां पर लिखिएगा इन पॉइंट्स को। ठीक है, करिए कॉपी इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर, जो आपने स्टार्टिंग में 10-15 पेज हाँ शो। हाँ 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 हाँ। क्या क्या लिखना है देखो, मैं एक मिनट मार्क कर देता हूँ। ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, बस। इसके आगे का नहीं लिखना है, इसका आगे का और बाकी सब रेगुलर पेजेस में तो लिखना ही लिखना है आपको। सर, वो हाइड्रोलिसिस वीक फॉर वीक पार्ट, इसका मतलब क्या है? हम आपको अभी सारे समझाएंगे, पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओके।
सर हो गया लिख के। देखिए जरा इसका क्या मतलब है। ऐसे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एसबी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये ट्रिक मैंने क्या लिखी है कि बहुत सारे एसिड्स हैं, बहुत सारे बेसिस हैं, हमको सब तो याद नहीं हो पाएंगे, तो अब क्या बोलते हैं, आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले याद रखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। एक्स की जगह पे यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, HX, H2SO4, HNO3 और HXON, N की जगह 1 2 3 4 और X ये रहा। ठीक, तो इतने ही एसिड स्ट्रॉन्ग है, इनके अलावा कुछ भी हो वो सब वीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस में दो ही होते हैं, 1A और 2A, बाकी सब वीक होते हैं। जब कभी भी किसी सॉल्ट की हम बात करते हैं तो सॉल्ट हमारे चार कैटेगरी में आते हैं। पहला सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, तीसरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, चौथा वीक एसिड वीक बेस का। इसे कैसे हम बता रहे हैं, तो आप देखिए NaCl, सोडियम 1A से आया है स्ट्रॉन्ग एसिड, Cl यहाँ से आया है स्ट्रॉन्ग बेस। फिर अमोनियम क्लोराइड में देखिए, अमोनियम क्लोराइड, Cl तो हमको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट, पर NH4 किसी भी कहीं का भी नहीं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वीक। इसके बाद एसीटेट है और सोडियम है, सोडियम 1A का मेंबर है पर एसीटेट कहीं नहीं है, इसलिए ये वीक। यहाँ पे अमोनियम है और एसीटेट है, दोनों इस टेबल के बाहर हैं, इसलिए हम इसे वीक बोलते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर वापस बोल सकते हो? हाँ, सर नहीं समझा, वापस बोल सकते हो? मैं कह रहा हूँ ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट दिख रही है आपको, हाँ सर। उस लिस्ट में जो नहीं है वो सारे वीक हैं। ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब अमोनियम एसीटेट में NH4 है और CH3COO, ये लिस्ट में दिख रहा है आपको कहीं? है क्या? नहीं सर। इसलिए दोनों वीक हैं। NaCl में सोडियम है और क्लोराइड है, तो आपको लिस्ट में ऊपर दिख रहा है क्या? हाँ सर, सोडियम है 1A में। सोडियम भी है और Cl भी है, ये देखो। तो जब दोनों है तो हम बोल सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। समझ आ रहा है? हाँ सर। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमको बनाने होते हैं। अब आपको याद है जब हमने NaCl में वाटर डाला था तो आपने बताया था कि सॉल्ट सोल्यूशन बनता है, पर आपको पता है कि सॉल्ट सोल्यूशन क्यों बनता है? बोलिए। न्यूट्रल है वो। ये कोई लॉजिक नहीं है। चलो देखो क्यों बनता है। यहाँ पर देखो, ये मैंने, आप पूछ रहे थे ना हाइड्रोलिसिस क्या होती है। जब हम वाटर डालते हैं तो वाटर सिर्फ वहीं पे काम करता है जहां पर वीक पार्ट होता है। NaCl में कोई पार्ट वीक है क्या? नहीं सर। तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। अब देखो अमोनियम क्लोराइड में हमने वाटर डाला, तो हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, NH4 प्लस की कि Cl- की? Cl-। भैया वीक है कौन इसमें से? NH4 वीक है तो NH4। हाँ, NH4 की होगी हाइड्रोलिसिस। नेचर कैसा हो गया? जो स्ट्रॉन्ग होगा वो नेचर बताएगा, तो नेचर क्या है, Cl, एसिडिक हो गया। ठीक। समझा कुछ? यस। तीसरे वाले में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? ये वीक। CH3CO। बचेगा क्या, सोडियम, सोडियम स्ट्रॉन्ग है तो नेचर कैसा हो गया, बेसिक। बेसिक। चौथे वाले में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? दोनों का, क्योंकि दोनों वीक हैं। तो नेचर क्या होगा, पता नहीं, डिपेंड करता है। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट एक्वस है, ठीक है, आप बताइए सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? बोलिए भाई। बताएं भाई, कैसा होगा नेचर? बोलिए। किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए
सर सल्फेट न्यूट्रल। और कॉपर दो हैं यहाँ पे। सल्फेट ये लिस्ट में दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग वाली, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। और कॉपर, कॉपर तो यहाँ नहीं है तो ये वीक हो गया, तो ये सॉल्ट बन गया वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब बताइए नेचर क्या होगा? एसिडिक। एसिडिक होगा। समझ आया? यस सर। और देखिए क्वेश्चन, Na2B4O7 इसका नेचर कैसा होगा? तो यहाँ पर दो पार्ट हैं, बेसिक। सोडियम, और सोडियम लिस्ट में है, तो सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा और और बी वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो ये वीक हो गया। वीक। तो नेचर कैसा हो गया? बेसिक। समझा? यस सर। अभी आप करिए कॉपी। हो गया कॉपी? हाँ, बोलिए भाई। हाँ सर। सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? क्या रह गया? वो एक क्वेश्चन बाकी है मेरा, लार्जेस्ट वन। ये वाला? हाँ सर, हो गया। आपका होमवर्क आपको क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर पे मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, तो सबका मॉड्यूल सॉल्व हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? सर कौन से सेक्शंस? हाँ जी, कौन से सेक्शंस? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, सर और उसके उसके, अलावा कुछ नहीं? हाँ उसके अलावा भी। ये पेज कॉपी कर लिया ना आपने? मैं चेंज करूं? हाँ सर। एक ही मिनट को मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव चाहिए, प्लस गेट इक्विप्ड जेई मेंस एडवांस। इतना आपका होमवर्क है जो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डिस्कस करना है। मैं सबसे बोल रहा हूँ, कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो सेम डे ड्यूरिंग लेक्चर में पेरेंट्स को फोन लगा करके बात करूंगा। समझ में आ रहा है सबको? गाइस, इज इट क्लियर? सुनाई दे रहा है भाई?
हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए, गुड बाय। सर आप प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर के नोट्स व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर के भी नहीं भेजे थे। बेटा मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, जो भी होगा वो यूट्यूब पे पड़ा होगा। आज वाला लेक्चर भी यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा रात तक। ओके सर। हाँ, ओके, चलिए गाइस, गुड बाय। थैंक यू सर।